हेलो बच्चों। आज हमने जो इलेक्ट्रोड विभव और मानक इलेक्ट्रोड विभव की डेफिनेशन को समझा था, उसी को मैं एक बार और रिपीट कर देता हूँ। आज जो आपकी ऑनलाइन क्लासेस थी, ऑनलाइन क्लास में काफ़ी बच्चों को काफ़ी सारे डाउट्स थे। सभी डाउट्स को मैं एक बार और फिर से क्लियर कर देता हूँ। ठीक है। देखो, इलेक्ट्रोड विभव की जो परिभाषा की बात की थी, मैं एक बार और रिपीट करता हूँ कि इलेक्ट्रोड विभव होता क्या है। मैंने क्या कहा था आपसे कि जब किसी धातु की छड़ को उसी धातु आयन के अम्लीय विलयन में डुबोया जाता है, उसी धातु आयन के अम्लीय विलयन में डुबोया जाता है, तो धातु की छड़ पर या तो पॉजिटिव चार्ज होगा या फिर नेगेटिव चार्ज आएगा, या तो पॉजिटिव चार्ज आएगा या फिर नेगेटिव चार्ज आएगा। तो वो पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज आने की वजह से धातु और धातु आयन के मध्य उत्पन्न विभवांतर को ही क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रोड विभव कहा जाता है। और मानक इलेक्ट्रोड विभव की डेफिनेशन मैंने क्या बताई थी कि मानक इलेक्ट्रोड विभव में कुछ भी नहीं है, केवल इतनी सी बात याद रखनी है आपको कि कंडीशन वही है, धातु को उसी धातु आयन के अम्लीय विलयन में डुबोया गया है, लेकिन किस कंडीशन पे? 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर यानी 25 डिग्री सेंटीग्रेड ताप और एक वायुमंडलीय ताप पर, और इकाई सांद्रता वाले विलयन में डुबोया जाता है। तो धातु और धातु आयन के मध्य उत्पन्न विभवांतर को ही क्या कहेंगे हम? मानक इलेक्ट्रोड विभव कहेंगे। ठीक है। अब मैंने दो प्रकार बताए थे आपको, कौन कौन से थे? एक तो मानक ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव और एक मानक अपचयन इलेक्ट्रोड विभव। ठीक है। तो मानक ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव में तो क्या होगा कि यदि सेल में अर्ध अभिक्रिया ऑक्सीकरण के रूप में हो तो इलेक्ट्रोड विभव कैसा होगा? मानक ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव। ठीक है। जैसे जिंक इलेक्ट्रॉन रिलीज करके किस में चेंज हो रहा है? Zn2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं यहाँ पे रिलीज, यानी कि एक तरह से क्या हो रही है यहाँ पे? ऑक्सीकरण हो रहा है ना। ठीक है। लेकिन अगर अभिक्रिया अर्ध अभिक्रिया अपचयन के रूप में, यानी कि जैसे Cu2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन इक्वस टू, इससे क्या बन जाएगा? Cu बन जाएगा। ठीक है। तो ऐसे इलेक्ट्रोड विभव को क्या कहेंगे? अपचयन इलेक्ट्रोड विभव। लेकिन मैंने आपको एक बात बताई थी कि ई नोड ओ एक्स और ई नोड आर ई डी दोनों के मान समान होते हैं, लेकिन उनके चिन्ह क्या होते हैं? विपरीत होते हैं। ठीक है। जैसे एग्जाम्पल से मैंने बताया था आपको कि कॉपर है, कॉपर के ई नोड आर ई डी को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? ई नोड Cu2 + Cu। इससे प्रदर्शित क्यों किया? क्योंकि रिएक्शन कौन सी हो रही है यहाँ पे? Cu2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन इक्वस टू Cu। तो आप एक बात पे गौर करो, जब हम प्रस्तुतिकरण करते थे तो प्रस्तुतिकरण में जब भी अपचयन वाला प्रस्तुतिकरण किया जाता था तो पहले धातु आयन और उसके बाद ही क्या लिखा जाता था? धातु को लिखा जाता था। तो यही तो लिखा है हमने, ई नोड के नीचे क्या लिखते हैं? Cu2 + Cu। लेकिन अगर ऑक्सीकरण के रूप में लिखना होता तो क्या लिखते हैं हम? कैसे लिखते हैं इसको? Cu इक्वस टू Cu2 + 2 इलेक्ट्रॉन, ऐसे लिखते हैं। तो पहले धातु को और उसके बाद धातु आयन को। तो किस तरह से प्रदर्शित किया जाता? ई नोड ओ एक्स को कैसे लिखते हैं? ये देखो, ई नोट Cu2 दोनों की वैल्यू सेम है, 0.34 0.34, लेकिन दोनों के चिन्ह क्या है? विपरीत है। इसका तो क्या है? पॉजिटिव ई नोड आर ई डी का, तो और ई नोड ओ एक्स का क्या है? नेगेटिव। ठीक है। लेकिन आधुनिक परिपाटी के अनुसार IUPAC ने ई नोड आर ई डी के मानों को ही धातु का मानक इलेक्ट्रोड विभव माना है। जैसे कुछ एग्जाम्पल देखो कि कुछ केमिकल रिएक्शन दी हुई है, इनके अनुसार धातुओं को ई नोड आर ई डी और ई नोड ओ एक्स के रूप में परिवर्तित करना है। ठीक है। तो जैसे देखो, ये रिएक्शन है Fe2 Fe3 प्लस 1 इलेक्ट्रॉन, क्या हो रहा है यहाँ पे? ऑक्सीडेशन हो रहा है ना। ठीक है। अगर इधर से इधर चलोगे तो क्या हो रहा है? इधर से इधर चलोगे तो ऑक्सीडेशन हो रहा है, और इधर से इधर चलोगे तो क्या हो रहा है? अपचयन हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। ठीक है। तो देखो क्या हो रहा है यहाँ, ई नोड ओ एक्स के रूप में लिखना है तो क्या लिखोगे? ई नोड Fe2 Fe3, यानी Fe2 किस में चेंज हो रहा है? Fe3 में। तो ये तो ऑक्सीडेशन हो रहा है। रिडक्शन में Fe3 किस में चेंज हो रहा है? Fe2 में। क्लियर हुई यहाँ पे पूरी बात? एक और एग्जांपल देख सकते हो आप, Sn2 Sn+4 में चेंज हो रहा है। ठीक है। तो अगर इधर से इधर जाओगे तो वही क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन, और इधर से इधर जाओगे तो क्या हो रहा है? रिडक्शन। तो अगर ई नोड ओ एक्स के रूप में लिखना है तो पहले इधर वाला लिखेंगे Sn2 Sn+4। ठीक है। ई नोड आर ई डी के रूप में लिखना है तो Sn+4 Sn2। ठीक है।
आगे ऐसे ये एग्जांपल, ये वो वही वाला एग्जांपल हो गया CR+6। एक बार देख लेना आप, ये सारे एग्जांपल्स आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगे। अब इसके बाद मैंने नेक्स्ट टॉपिक लिया था सेल का विद्युत वाहक बल, EMF ऑफ सेल। इसके लिए मैंने बिल्कुल सिंपल तरीका बताया था आपको, ठीक है। गैल्वेनिक सेल में कितने इलेक्ट्रोड होते हैं? 2 इलेक्ट्रोड या 2 अर्ध सेल होते हैं, और दोनों अर्ध सेलों में उपस्थित जो इलेक्ट्रोड हैं उनके इलेक्ट्रोड विभव के मान भी भिन्न भिन्न होते हैं, ठीक है। मैंने बताया था कि जिस इलेक्ट्रोड के इलेक्ट्रोड विभव का मान कम होता है उसे एनोड कहा जाता है, और जिसके ई नोड का मान अधिक होता है उसे कैथोड कहा जाता है। और दोनों इलेक्ट्रोडों के इलेक्ट्रोड विभवों के अंतर को ही क्या कहा जाता है? सेल का विद्युत वाहक बल कहा जाता है, ठीक है। और इसको किस नाम से भी जाना जाता है? EMF को सेल विभव भी कहते हैं या सेल वोल्टता भी कहते हैं। फॉर्मूला क्या था इसका? ई नोड सेल इक्वस टू ई नोड कैथोड माइनस ई नोड एनोड। या फिर देखो, कैथोड हमेशा किस साइड होता है? राइट साइड होता है, तो क्या हो गया? ई नोड राइट माइनस ई नोड लेफ्ट। एनोड हमेशा लेफ्ट साइड होता है और कैथोड हमेशा राइट साइड होता है, या ई नोड R माइनस ई नोड L, ठीक है। फॉर्मूले समझ में आए होंगे यहाँ पे, ठीक है। इससे रिलेटेड ये न्यूमेरिकल है जो मैंने आज ऑनलाइन क्लास में भी समझाया था, किस तरह से 1.10 वोल्ट इसका आंसर निकला है, ठीक है। ये न्यूमेरिकल्स आप करके देखना एक बार, ये वाला न्यूमेरिकल्स भी करके देखना, और ये वाला भी एक बार न्यूमेरिकल्स करके देखना घर पे आप, ये वाला भी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम। काफ़ी स्टूडेंट्स को ये वाला डाउट था और मैंने डाउट क्लियर किया भी नहीं था, तो मैं एक बार बता देता हूँ आपको। देखो, एक होता है मानक गिब्स मुक्त ऊर्जा, मानक गिब्स मुक्त ऊर्जा, या मानक का मतलब तो वही स्टैंडर्ड कंडीशन है, ठीक है। ये नोट लग रहा है, जहाँ पे भी ये नोट लगा हुआ होता है, नोट, नोट का मतलब समझते हो क्या होता है? NAUGST, नोट मतलब कि ज़ीरो, ठीक है। ज़ीरो को ही क्या कहा जाता है? नोट कहा जाता है। स्टैंडर्ड इंग्लिश में ज़ीरो को क्या कहा जाता है? नोट कहा जाता है, ठीक है। तो ये मानक परिस्थिति के लिए हमेशा कौन सा साइन लगाया जाता है? नोट का साइन लगाया जाता है। डेल का मतलब क्या है? आगे डेल लगा हुआ है, परिवर्तन, ठीक है। और जी का मतलब क्या है यहाँ पे? गिब्स मुक्त ऊर्जा। देखो, गिब्स मुक्त ऊर्जा क्या होती है? काफ़ी स्टूडेंट ने ये वाला क्वेश्चन पूछा था मुझसे कि सर गिब्स मुक्त ऊर्जा क्या होती है। लास्ट ईयर आपने थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा होगा, थर्मोडायनेमिक्स का एक टॉपिक है गिब्स मुक्त ऊर्जा। गिब्स तो साइंटिस्ट का नाम था, ऊर्जा तो क्या है? ये मुक्त ऊर्जा है। किसी भी निकाय में कार्य करने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है, ठीक है, उस ऊर्जा को ही क्या कहा जाता है? उस निकाय की मुक्त ऊर्जा कहा जाता है। वापस से रिपीट करता हूँ मैं, किसी भी निकाय में कार्य करने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होगी उस ऊर्जा को ही क्या कहा जाएगा? मुक्त ऊर्जा कहा जाएगा। और किसने दी थी सबसे पहले? गिब्स ने, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? गिब्स मुक्त ऊर्जा, ठीक है। और कोई भी, अब देखो, कोई भी सेल है, सेल के अंदर केमिकल रिएक्शन हो रही है, तो जैसे मान लो जिंक से Zn2+ बन रहा है और 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहे हैं, और उसी टाइम Cu2+, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके Cu में चेंज हो रहा है। यानी कि एक तरह से अगर दोनों को मिक्स करके देखें तो कौन सी अभिक्रिया हो रही है? एक रेडॉक्स अभिक्रिया हो रही है। तो वो पूरी कंप्लीट एक रिएक्शन, एक निकाय बन गया। तो उस पूरे कंप्लीट रिएक्शन के दौरान, जिंक से Zn2+ चेंज होने के दौरान और Cu2+ से Cu चेंज होने के दौरान कार्य ही तो हो रहा है। उस कार्य के लिए कितनी ऊर्जा आवश्यक है, उस ऊर्जा को ही क्या कहेंगे हम? मुक्त ऊर्जा कहेंगे। और वो कैसे निकाला जाता है? किसी भी सेल के लिए मानक गिब्स मुक्त ऊर्जा ज्ञात करनी, तो उसका फॉर्मूला क्या है? डेल्टा जी नोट इक्वल टू -NFE0 सेल, ठीक है। जहाँ पे n तो क्या है? n है यहाँ पे स्थानांतरित इलेक्ट्रॉन की संख्या। कि सर ये कौन सा बवाल आ गया? अब नई चीज़, स्थानांतरित इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, कैसे निकाले जाते हैं? अरे एक बात बताओ, डेनियल सेल में आपने कहा था जिंक कितने इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है? 2। और कॉपर कितने इलेक्ट्रॉन गेन करता है? 2। अरे एनोड पे जितने इलेक्ट्रॉन रिलीज होते हैं ना, कैथोड पे उतने ही इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने होते हैं। वापस से सुनना, एनोड जितने इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, कैथोड पर धनायन उतने ही इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं। और ग्रहण किए गए या त्यागे गए इलेक्ट्रॉन की जो संख्या होती है वही क्या होती है? स्थानांतरित इलेक्ट्रॉन की संख्या। जैसे डेनियल सेल के लिए स्थानांतरित इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है? 2 है, ठीक है, क्योंकि Zn2+ +2 इलेक्ट्रॉन में चेंज हो रहा था।
और Cu2+ उन 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करके Cu में चेंज हो रहा था। ठीक है, F क्या है सर यहाँ पे? F है फेराडे नियतांक। आगे पढ़ेंगे इसके बारे में, बताऊंगा मैं फेराडे नियतांक क्या है, कैसे निकाला जाता है। इसकी वैल्यू होती है, फिक्स वैल्यू है इसकी 96,500 कूलाम। ठीक है, मोल कॉन्सेप्ट पढ़ा है? अगर आपने मोल कॉन्सेप्ट पढ़ा है तो आप निकाल सकते हो। एक इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 यही होता है। और एक मोल में इलेक्ट्रॉन्स की संख्या किसके बराबर होती है? अवोगाद्रो संख्या के बराबर, 6.62 इंटू 10⁻23। तो एक मोल इलेक्ट्रॉन पे आवेश का जो मान होता है उसी को ही एक फेराडे कहा जाता है। एक मोल इलेक्ट्रॉन, एक मोल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए? 6.62 इंटू 10⁻23। उसको मल्टीप्लाई करो किससे? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से। वैल्यू लगभग में 96,382 के लगभग आएगी, जो लगभग उसको मान मून के और कम्प्लीटली जो एग्जैक्ट माना जाता है वो कितना माना जाता है? कैलकुलेशन के लिए 96,500 लिख दिया जाता है, या 96,487 भी। कुछ बुक्स में आपको 96,487 मिलेगा, कुछ बुक्स में आपको 96,382 मिलेगा। ठीक है, लेकिन हम ऊपर ऊपर से अगर कैलकुलेशन करनी हो तो क्या वैल्यू मान लेते हैं हम? 96,500 कूलाम मान लेते हैं। ठीक है, तो फेराडे कांस्टेंट है। आगे जब फेराडे के नियम पढ़ेंगे इसी चैप्टर में, तब मैं आपको और अच्छे से इसको क्लियर करवा दूंगा। ठीक है, देखो इसका न्यूमेरिकल देखो, जैसे दिया है, यदि डेनियल सेल के लिए ई नोड की वैल्यू। ठीक है, यहाँ पे ई नोड सेल का मतलब पता है, इसे फॉर्मूला वापस से समझ लेना, डेल्टा जी नोड इक्वस टू माइनस एन एफ ई नोड सेल। तो एन तो क्या होगा? स्थानांतरित इलेक्ट्रॉन की संख्या, एफ क्या होगा? फेराडे नियतांक, और ई नोड सेल क्या हो गया? उस सेल का सेल विभव या ईएमएफ। ठीक है, एक बात और यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ, डेल्टा जी नोट की जो वैल्यू आएगी वो हमेशा नेगेटिव ही आएगी, क्योंकि मैंने आपसे कहा था कि विद्युत रासायनिक सेल में होने वाली रेडॉक्स अभिक्रिया स्वतः रेडॉक्स अभिक्रिया होती है, और स्वतः प्रक्रम के लिए गिब्स मुक्त ऊर्जा का मान सदैव ऋणात्मक ही होता है। अगर डेल्टा जी नोड का मान पॉजिटिव निकल गया तो समझ जाओ क्या है वो अस्वतः प्रक्रम है। बात समझ में आई? स्वतः और अस्वतः का मतलब समझ में आता है? ऐसी अभिक्रियाएं जो बिना किसी बाह्य माध्यम के होती है, बिना किसी बाह्य माध्यम के द्वारा होती है, वो क्या होती है? वो स्वतः प्रक्रम होते हैं। और अस्वतः प्रक्रम जिसमें बाह्य माध्यम की आवश्यकता होती है, बाहर से कार्य करने की आवश्यकता होती है, वो क्या होते हैं? अस्वतः प्रक्रम। ठीक है, जैसे डेनियल सेल के लिए देखो, डेनियल सेल में ये वाली रिएक्शन होती है। ठीक है, तो स्थानांतरित इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है यहाँ पे? 2, क्योंकि जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज किए थे और कॉपर ने उन 2 इलेक्ट्रॉन को ही क्या कर लिया? गेन कर लिया। तो स्थानांतरित इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 हो गई। ठीक है, ई नोड सेल की वैल्यू क्या है? 1.10 वोल्ट। ठीक है, आपको क्वेश्चन में देगा है। ठीक है, ई नोड सेल की वैल्यू देगा और कुछ भी नहीं देगा आपको, ई नोड सेल के अलावा और कुछ भी नहीं देगा अगर गिब्स मुक्त ऊर्जा निकलवाता है तो। उसके बाद कुछ भी नहीं करना, आपको डेल्टा जी नोड की वैल्यू डायरेक्ट निकाल लेनी है। ठीक है, इसी तरह से ये एक और इसी से मिलता जुलता एक और न्यूमेरिकल है जो आप कर सकते हो। ठीक है, तो इस वाली वीडियो में मैंने आपको इलेक्ट्रोड विभव, मानक इलेक्ट्रोड विभव, उसके प्रकार और किस तरह से ईएमएफ निकाला जाता है, और ईएमएफ निकालने के बाद ईएमएफ के थ्रू हम किसी भी सेल के लिए मानक गिब्स मुक्त ऊर्जा का परिकलन कर सकते हैं। ठीक है, अगली वीडियो नेक्स्ट टॉपिक जो भी होगा उससे रिलेटेड बनाई जाएगी।